परहैप्स मैं आऊँ, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। मैं आकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इवन मैं अभी ही आ जाती हूँ। क्या आप भी इस तरीके से जब किसी को बोलते हुए सुनते हैं कि हिंदी के भी सेंटेंसेस में वो इंग्लिश के वर्ड्स डाल रहा है, तो आपको लगता है काश मुझे भी ये वर्ड्स आते हों? तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इस वीडियो में आप सीखेंगे। आज आप इस वीडियो में जो सीखेंगे वो आप आज से ही बोलना शुरू करेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये सब के सब रोज के रोज यूज होने वाले वर्ड्स हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक भी ऐसा वर्ड आपको नहीं मिलेगा जो आप रोज यूज ना करते हो, तो आपसे कोई वर्ड मिस ना हो जाए। सो लेट्स बिगिन द लेसन। विस्पर। विस्पर का मतलब होता है किसी के कान में फुसफुसाना, मतलब कि खुसर फुसर करना। राम ने मीरा के कान में कुछ फुसफुसाया। राम विस्पर्ड समथिंग इन मीराज ईयर। तुम दोनों किस बारे में खुसर फुसर कर रहे हो? What are you two whispering about? नेक्स्ट इज लीन। लीन का मतलब होता है झुकना या फिर झुकाना, अपना सिर थोड़ा सा पीछे झुकाओ। लीन योर हेड बैक अ लिटिल। Lean your head back a little. Next one is a phrase needless to say. इसका मतलब होता है कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मतलब ये होता है कि ये तो आपको पता ही होगा, तब आप बोलते हैं कहने की ज़रूरत नहीं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऑफिस में कुछ देर के लिए नहीं होगा। Needless to say he won't be at work for a while. दैट मीन्स कि उसकी अगर तबीयत ख़राब है तो पता ही है कि वो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नीडलेस टू से का यूज़ हुआ। नेक्स्ट इज नीडलेसली। नीडलेसली का मतलब होता है बिना बात के, यानी कि बेवजह। तुम बिना बात के परेशान हो रहे हो, वो ठीक हो जाएगा। यू आर वरीइंग नीडलेसली, ही विल बी फाइन। नेक्स्ट इज नीडल। नीडल का मतलब होता है सुई। तुम्हारी आंखों की रोशनी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, क्या तुम इस सुई में मेरे लिए धागा डाल सकती हो? योर आईज आर बेटर देन माइन, कुड यू थ्रेड दिस नीडल फॉर मी? सो कुड यू थ्रेड, धागा डालने के लिए हमने थ्रेड का यूज़ किया, तो थ्रेड यहाँ एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। थ्रेड मीन्स धागा तो होता ही है, थ्रेड एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है धागा डालना। तो अब हम बात करते हैं एक और नीडल की, जो कि वर्ब है और उसका मतलब होता है ताने मारना। नौकरी को लेकर राम के पिता उसे हमेशा ताने मारते रहते थे। राम्स फादर वॉज ऑलवेज नीडलिंग हिम अबाउट गेटिंग अ जॉब। नेक्स्ट इज स्टिक। स्टिक का मतलब होता है छड़ी। बच्चे को छड़ी से मारा गया था। द चाइल्ड हैड बीन बीटन विद अ स्टिक। अब अगला स्टिक है, जिसका मतलब होता है चिपकाना या फिर चिपकना। तो वहाँ पे स्टिक एक नाउन था, यहाँ पे स्टिक एक वर्ब है। इन कागज़ों को ग्लू से चिपका दो। स्टिक दीज पेपर्स विथ सम ग्लू। नेक्स्ट इज सेट। इसका मतलब होता है सही करना। क्या तुमने घड़ी का समय सही कर दिया? हैव यू सेट द वॉच? हैव यू सेट द वॉच? अब है इस सेट से जुड़ा एक फ्रेज है, एक सेट है, सेट द टेबल। सेट द टेबल का मतलब होता है मेज लगाना। तो वहाँ पे मेज लगाने से मतलब है कि उस पर सही तरीके से प्लेट, फॉर्क्स, स्पून्स, ग्लासेस सब कुछ जगह पर रख देना, यानी कि खाने की तैयारी कर देना वहाँ पे। तो क्या तुम मेज लगा दोगे? वुड यू सेट द टेबल प्लीज़? वुड यू सेट द टेबल प्लीज़? अगला है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट का आपको मतलब पता है, अगला, और नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? तो नेक्स्ट टू का एक सिनोनिम भी है, जो कि है बिसाइड। ध्यान दीजिएगा, बिसाइड्स नहीं बोल रही हूँ, उसका मतलब अलग होता है। यहाँ मैं बोल रही हूँ बिसाइड। बिसाइड का भी मतलब होता है बगल में। आकर मेरे बगल में बैठो। कम एंड सिट बिसाइड मी। मेज बिस्तर के बगल में है। द टेबल इज बिसाइड द बेड। बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। दूध के अलावा हमें थोड़ी चीनी भी चाहिए। बिसाइड्स मिल्क वी नीड सम शुगर। मैंने मीरा के अलावा किसी से बात नहीं की। आई डिडंट टॉक टू एनीबडी एल्स बिसाइड्स मीरा। अगला है नो रीज़न। नो रीज़न बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, आप कह सकते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे ही।
जैसे जब कोई आपसे कुछ पूछता है कि ऐसे क्यों कर रहे हो और आप बताना नहीं चाहते, तो ऐसे में आप बोलते हैं ना ऐसे ही। मान लीजिए किसी ने पूछा कि तुम उस तरफ से क्यों जाना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू गो दैट वे, अरे ऐसे ही, ओह नो रीज़न। तो नो रीज़न को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना, यानी कि आशाओं को तोड़ना। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट यू, आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट यू। या फिर आप इस तरीके से भी कई बार बोलते हैं कि उसने मुझे निराश किया, ही डिसअपॉइंटेड मी, ही डिसअपॉइंटेड मी। अगला है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, यानी कि भयभीत। वो डरा हुआ है, ही इज़ अफ्रेड। पूछने से डरो मत, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क। अब अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और अफ्रेड ऑफ का यूज़ करते हैं, तो अफ्रेड ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से डर लगना। जैसे आप कई बार बोलते हैं मुझे ऊंचाई से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। उसे अंधेरे से डर लगता है, शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। अंधेरे के डर की वजह से वो हमेशा बत्ती जलाकर सोती थी। Being afraid of the dark, she always slept with the light on. Being afraid of the dark, she always slept with the light on. अब अफ्रेड को लेके एक फ्रेज है, आई एम अफ्रेड। इसका मतलब होता है आई एम सॉरी, मतलब कि मुझे खेद है, मुझे खेद है कि मैं पार्टी में नहीं आ सकता। आई एम अफ्रेड दैट आई कांट कम टू द पार्टी। तो डायरेक्टली आप आई कांट कम टू द पार्टी कहने की बजाय आई एम अफ्रेड लगा देंगे, तो ये बहुत ही डायरेक्ट जवाब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल। वाइल का मतलब होता है दौरान, यानी कि ड्यूरिंग। जैसे कि आप इस तरीके से बोलते हैं जब मैं छुट्टी पर था तो मेरा काफ़ी वजन बढ़ गया, यानी कि छुट्टी के दौरान मेरा काफ़ी वजन बढ़ गया। तो आप बोलेंगे आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे। तुम ये खाओ जब तक मैं कुछ बनाती हूँ। तो जब तक का भी मतलब यही है दौरान से, तो आप बोलिए यू ईट दिस वाइल आई एम मेकिंग समथिंग, यू ईट दिस वाइल आई एम मेकिंग समथिंग। अब हो गया ये वाइल का यूज़ दौरान के लिए या फिर जब तक के लिए। एक और होता है वाइल का यूज़ जो कि है जब कि। जैसे कि रोहन को बाहर घूमना पसंद है जबकि उसकी पत्नी घर पर ही रहना पसंद करती है। रोहन लव्स हैंगिंग आउट while his wife prefers to stay at home। ठीक है, तो while का इस तरीके से यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि a while का क्या मतलब होता है। जब while के पहले a लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है थोड़ी देर। तो अगर आप बोलते हैं in a while तो इसका मतलब हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, I am coming in a while, I am coming in a while। वो तुम्हारे साथ थोड़ी देर में होगा, He will be with you in a while। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें for लगा देते हैं। तो for a while का मतलब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो आप बोलिए कि तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हो, You can relax for a while। इसी तरीके से अगर अ लिटिल वाइल आ गया या फिर अ शॉर्ट वाइल आ गया तो इसका भी मतलब होता है थोड़ी देर। तो मान लीजिए आप किसी को इस तरीके से बोलते हैं ना कि थोड़ी देर इंतजार करो, तो आप बोलिए वेट अ लिटिल वाइल। अब अगर अ वाइल के पहले हमने आफ्टर ऐड कर दिया, आफ्टर अ वाइल, तो इसका मतलब हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो अगर आप कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब था, आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज्ड व्हाट ही मेंट। तो आप वाइल का यूज कई तरीके से कर सकते हैं, इन अ वाइल, फॉर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल, अ लिटिल वाइल, अ शॉर्ट वाइल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि इसके स्पेलिंग सेम है कई और वर्ड से, इसलिए काफी कंफ्यूजन हो जाती है। LIE लाई, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, और LIE लाई मीन्स लेटना भी होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म से आप अच्छे से समझ सकते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस को। तो इसकी सेकेंड फॉर्म लाइड है, LIED, और थर्ड फॉर्म भी लाइड है, LIED। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बोलते हैं वो झूठ बोल रही है, शी इज लाइंग। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी। तो जैसे अगर आपको ये बोलना हो कि उसने मुझसे झूठ बोला, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट सिंपल में आप बोलेंगे ही लाइड टू मी। ठीक है, तो यहाँ हो गया झूठ बोलने वाली लाई की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, आपने सेंटेंसेस समझ लिए। अब जिस लाई मीन्स होता है लेटना, LIE, इसकी सेकेंड फॉर्म है ले, LAY, और थर्ड फॉर्म है LAIN, लेन। वह जमीन पर लेटता है,
he lies on the floor. वो थोड़ी देर के लिए वहां लेटा. He lay there for a while. He lay there. सेकेंड फॉर्म lay. ठीक है. अब मान लीजिए कि आप किसी को ये बोलते हैं लेट जाओ, तो आप सिर्फ लाई कैसे बोलेंगे, तो आप बोलिए लाई डाउन. लाई डाउन. ठीक है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहां और कंफ्यूजन हो जाती है, वो ये है LAY. ले मीन्स होता है बिछाना या फिर लेटाना, मतलब कि बहुत ही केयरफुली किसी चीज को नीचे फ्लैट स्थिति में रखना. तो जो लाई की सेकेंड फॉर्म लेटना वाले लाई की थी ना, ले, वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है. तो यहाँ इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है लेट. LAID. सेकेंड भी और थर्ड भी. उसने मेज पर कागज बिछाए. शी लेड द पेपर्स ऑन द टेबल. तो सेकेंड फॉर्म क्या आ गई, LAID. तो आप सेकेंड और थर्ड फॉर्म को जब समझ लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन वर्ड्स में. मान लीजिए आपको कहना है चटाई बिछाओ, तो आप बोलिए ले द मैट. ले द मैट. तो यहाँ ले फर्स्ट फॉर्म है. क्लियर गाइज. तो अब आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो. क्विकन. क्विकन का मतलब होता है तेज करना. तो जैसे कोई चल रहा है, आप चाहते हैं जल्दी जल्दी चले, तो आप बोलते हैं ना कि पैर जल्दी जल्दी बढ़ाओ या फिर कदम जल्दी जल्दी बढ़ाओ. उसे इंग्लिश में बोलिए क्विकन योर स्टेप्स. या फिर आप कदम के लिए पेस का भी यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं क्विकन योर पेस. नेक्स्ट इज रिकॉल. रिकॉल का मतलब होता है वापस याद करना, यानी कि पुरानी किसी बात को याद करना. तो अगर आप सेंटेंस ये बोलते हैं कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मुझे किसने दिया, आई कांट रिकॉल हु गेव मी दिस. नेक्स्ट इज स्नोर. स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना. क्या आप खर्राटे लेते हैं? डू यू स्नोर? वो लेटा और थोड़ी ही देर में खर्राटे लेने लगा. He lay down and in a few moments started snoring. Next one is oppose. Oppose का मतलब होता है विरोध करना. उसका विरोध मत करो. Don't oppose him. Next is impair. Impair का मतलब होता है बिगाड़ना या खराब करना. बीमारी ने उसके सोचने की क्षमता को बिगाड़ दिया था. The illness had impaired his ability to think. नेक्स्ट इज डिनाई. डिनाई का मतलब होता है इनकार करना. उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया. शी डिनाइड टेकिंग द मनी. शी डिनाइड टेकिंग द मनी. नेक्स्ट इज बैन. इसका मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या फिर रोक लगाना. बिल्डिंग में धूम्रपान करने पर रोक है. स्मोकिंग इज बैंड इन द बिल्डिंग. नेक्स्ट इज ब्लैंकेट बैन. ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, मतलब कि जरा सा भी वो चीज नहीं होना चाहिए. सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ ब्लैंकेट बैन ऑन फायर क्रैकर्स. नेक्स्ट इज हाउ ऑफन. हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब. आप कब कब अंग्रेजी सीखते हैं. हाउ ऑफन डू यू लर्न इंग्लिश. नेक्स्ट इज दैट्स वाई. दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए. इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं. दैट्स वाई पीपल लाइक हिम. नेक्स्ट इज व्हाट इफ. व्हाट इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे वो वर्ब आ जाएगी ऐसा हुआ के जगह. जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि अगर मैं ना आऊं तो, व्हाट इफ आई डोंट कम. नेक्स्ट इज बिड. बिड का मतलब होता है नीलामी में बोली लगाना. उसने घर के लिए 2 लाख की बोली लगाई. ही बिड ₹2 lakhs for the house. नेक्स्ट इज रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब होता है कम करना या घटाना. कीमत 50% कम कर दी गई है. द प्राइस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50%. अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑफन के बारे में. ऑफन जिसकी स्पेलिंग है OFTEN, लेकिन यहाँ पे T साइलेंट है. फिर भी अगर आप इसे ऑफ्टन भी बोलते हैं तो वो भी गलत नहीं माना जाता. ज़्यादा कॉमन है ऑफन बोलना. इसका मतलब होता है अक्सर या फिर प्रायः. मैं अक्सर पार्क जाती हूँ. आई ऑफन गो टू द पार्क. मैं अक्सर देर से सोती हूँ. आई ऑफन गो टू बेड लेट. अगला हो जाता है सिमिलरली. सिमिलरली का मतलब होता है एक ही जैसे. तो जैसे कि 2 बच्चे हैं और उन्होंने एक ही जैसी ड्रेस पहनी हुई है, तो आप बोलते हैं कि बच्चों ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए हैं. द चिल्ड्रेन आर सिमिलरली ड्रेस्ड. नेक्स्ट इज नेस्टी. नेस्टी का मतलब होता है बुरा या फिर घिनौना या फिर गंदा.
जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, देयर इज अ nasty स्मेल इन हियर। उसकी एक बहुत गंदी आदत है, शी हैज अ nasty हैबिट। नेक्स्ट इज ऑफन इनफ। ऑफन का मतलब आपको पता है प्रायः या अक्सर। ऑफन इनफ का मतलब होता है कई बार, अ लॉट ऑफ टाइम्स। ये तुमने खुद बोला है कई बार, यू सेड सो योरसेल्फ ऑफन इनफ। नेक्स्ट इज अस्टॉनिशिंग। इसका मतलब होता है चौंका देने वाला, मतलब कि आश्चर्यजनक। ये आश्चर्यजनक है, उसने एक हफ्ते में 3 लाख कमाया। इट्स astonishing he has earned 3 lakhs in 1 week. नेक्स्ट इज हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, यानी कि जो घमंडी न हो। वो बहुत अमीर हो गए हैं फिर भी वो बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। He has become very rich, still he is a very humble man. नेक्स्ट इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना, यानी कि ख्याल रखना। क्या तुम कल मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी? विल यू लुक आफ्टर माई किड्स टुमारो? डोंट वरी, चिंता मत करो, आई लुक आफ्टर द किड्स टुमारो। मैं कल बच्चों का ध्यान रख लूंगी। नेक्स्ट इज रेव। इसका मतलब होता है पागल की तरह बड़बड़ाना या फिर गुस्से में किसी पर बरस पड़ना। ठीक है, वो मुझ पर बरस पड़ा। ही स्टार्टेड रेविंग एट मी। ही स्टार्टेड रेविंग एट मी। अगला है रूट। एक तो आपको पता है ROAD रोड। रोड का मतलब होता है सड़क, और यहाँ भी ROUTE रूट का मतलब होता है रास्ता या फिर मार्ग। ये सीधा रास्ता है, दिस इज द डायरेक्ट रूट। तो अगर आप किसी से रास्ता पूछ रहे हैं कि अगर मुझे करोल बाग जाना हो तो मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए, विच रूट शुड आई टेक इफ आई वॉन्ट टू गो टू करोल बाग। ठीक है, अगला है साइमल्टेनियसली। इसका मतलब होता है एक ही समय पर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरी वीडियो एक ही समय पर YouTube और Facebook पर ब्रॉडकास्ट होगी, माई वीडियो विल बी ब्रॉडकास्ट ऑन YouTube एंड Facebook साइमल्टेनियसली। इस तरीके से मान लीजिए आप ऐसे भी बोलते हैं कि 2 बच्चों ने एक ही समय पर सवाल का जवाब दिया, 2 स्टूडेंट्स आंसर्ड द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली। है ना इंटरेस्टिंग? इसे आप ज़रूर से यूज़ करें। नेक्स्ट इज फाइंड आउट। दैट मीन्स फाइंड समथिंग आउट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। तुम्हें इस बारे में कैसे पता लगा? हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस? नेक्स्ट इज कांकर। कांकर का मतलब होता है जीत लेना, हथिया लेना या फिर विजय पा लेना। मुझे ऐसा लगा मैंने पूरी दुनिया जीत ली। आई फेल्ट लाइक आई हैड कांकर्ड द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज अटेंशन। अटेंशन का मतलब पता ही है आपको, ध्यान। अगर आपको कहना है ध्यान दो तो बोलिए पे अटेंशन। 2 घंटे बाद मेरा ध्यान भटकने लगा। आफ्टर 2 hours माई अटेंशन स्टार्टेड टू वांडर। तो यहाँ भटकने के लिए, ध्यान भटकने के लिए भी हमने वांडर का यूज़ किया। तो अगला वर्ड है वांडर। वांडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना। मतलब कि जब कोई खास पर्पज़ ना हो, बिना उद्देश्य के इधर उधर भटकने के लिए आप वांडर का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप बोलते हैं कि मैं पार्क में घूमने जा रही हूँ, तो आप बोलिए आई एम गोइंग फॉर अ वांडर अराउंड द पार्क। डू द डिशेस। डू द डिशेस क्या है? इसका मतलब होता है बर्तन साफ करना। इसमें मांजना धुलना दोनों ही इंक्लूडेड है। मतलब अगर आप बर्तन साफ कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग द डिशेस, मतलब कि मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। और स्पेशली अगर आप मांजने की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वर्ड है स्कावर, SCOUR। इसका मतलब होता है मांजना। तो मीरा कढ़ाई मांज रही है, मीरा इज स्कावरिंग द पैन। और आप स्कावर आउट का भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब सेम ही है। आप बोल सकते हैं मीरा इज स्कावरिंग आउट द पैन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चिकोटी काटना। चिकोटी काटने को इंग्लिश में बोलते हैं पिंच। तो अगर आपको कहना है उसने मेरे गाल पर चिकोटी काटी, ही पिंच्ड माई चीक। ही पिंच्ड माई चीक। रौब जमाना। रौब जमाना को इंग्लिश में बोलेंगे बॉस। तो बॉस एक वर्ब भी है। इफ समवन बॉसेज यू, दैट मीन्स कि वो आप पर रौब जमा रहा है। हम उन पर रौब नहीं जमा सकते और ज्यादा करने के लिए। We cannot boss them into doing more. We cannot boss them into doing more. Next is cry out.
क्राई आउट का मतलब होता है चिल्ला पड़ना, वह चिल्ला पड़ी। शी क्राइड आउट, शी क्राइड आउट। अचानक से जब आप ऊंची आवाज में बोल पड़ते हैं उसके लिए आप इसे यूज कीजिए। नेक्स्ट इज बॉसी। बॉसी का मतलब होता है रौब जमाने वाला। तो बॉस का मतलब रौब जमाना और बॉसी का मतलब रौब जमाने वाला। वह बहुत रौब जमाती है, या फिर आप इस तरीके से बोलते हैं वह बहुत रौब जमाने वाली है। शी इज रियली बॉसी, शी इज रियली बॉसी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। बाक एट। बाक एट का मतलब होता है जी चुराना, और जी चुराना का आपको मतलब पता होगा कि जब आप कोई काम नहीं करना चाहते, उससे जी चुराते हैं, उससे भागना चाहते हैं, तो वहां आप इसे यूज कर सकते हैं। वह घर के कामों से जी चुराती है। शी बाक्स एट डूइंग चोर्स। डूइंग चोर्स यानी कि घर के कामकाज करना। शी बाक्स एट डूइंग चोर्स। नेक्स्ट वन इज एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थका देने वाला। तो ये काम थका देने वाला है, या फिर ये थका देने वाला काम है। इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब, इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब। नेक्स्ट वन इज अनवाइंड। इसका मतलब होता है थकान मिटाना, यानी कि रिलैक्स करना, आराम करना। मैं थकान मिटाने जा रहा हूं, यानी कि मैं आराम करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू अनवाइंड, आई एम गोइंग टू अनवाइंड। छत थकान मिटाने के लिए सबसे सही जगह है। टेरेस इज द परफेक्ट प्लेस टू अनवाइंड, टेरेस इज द परफेक्ट प्लेस टू अनवाइंड। अनवाइंड का एक और मतलब भी है खोलना, यानी कि अनफासन। क्या आप इस पट्टी को खोल सकते हैं? कैन यू अनवाइंड दिस बैंडेज, कैन यू अनवाइंड दिस बैंडेज। अगला है ड्रेन्ड, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एग्जॉस्टेड। इसका मतलब है पूरी तरह से थका हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा थका हुआ, वेरी टायर्ड। कई बार आप इस तरीके से भी बोलते हैं ना कि वो थक कर चूर हो गया है, मतलब इतना थक गया है कि अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। तो इंग्लिश में बोलिए ही इज कंप्लीटली ड्रेन्ड, ही इज कंप्लीटली ड्रेन्ड। मैं बहुत थक गया हूं, आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट इज कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, यानी कि होश में होना, अवेक होना। रोगी होश में है। द पेशेंट इज कॉन्शियस, द पेशेंट इज कॉन्शियस। तो अब अगला ले लेते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत, मतलब कि जिसे कि कोई भी सुध बुध न हो, यानी कि बेहोश। वह जिंदा पाया गया था लेकिन वह बेहोश था। He was found alive but unconscious. He was found alive but unconscious. Next is somehow. Somehow का बहुत ज्यादा यूज होता है और इसका मतलब है जैसे तैसे या फिर किसी न किसी तरह से। मुझे यकीन है कि वो जैसे तैसे करके यहाँ पहुंच जाएगा। I'm sure he will get here somehow. I'm sure he will get here somehow. चिंता मत करो, मैं किसी ना किसी तरह पैसे वापस ले आऊंगा। Don't worry, I'll get the money back somehow. Don't worry, I'll get the money back somehow. Next is desperate. इसका मतलब होता है बेकरार या फिर बेताब। वह सिगरेट के लिए बेताब था। He was desperate for a cigarette. मैं नौकरी पाने के लिए बेकरार थी। I was desperate to get a job. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टिंग। इसका मतलब होता है गर्भवती होना। सो इफ समवन इज एक्सपेक्टिंग दैट मीन्स कि वो गर्भवती है। या फिर आप इस तरीके से भी बोलते हैं एक्सपेक्टिंग अ बेबी। मान लीजिए आपको कहना है कि वो माँ बनने वाली है, तो आप बोलिए शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। मीरा फिर से माँ बनने वाली है। मीरा इज एक्सपेक्टिंग अगेन। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाटएवर। व्हाटएवर का मतलब होता है चाहे जो भी। चाहे जो भी होगा हम आपको प्यार करेंगे। We will love you whatever happens. We will love you whatever happens. आप चाहे जो भी करें, लोग आपको जज करेंगे। People will judge you whatever you do. People will judge you whatever you do. Next is a phrasal verb that is give in. Give in का मतलब होता है हार मान लेना। तो कई बार आप इस तरीके से बोलते हैं ना, ठीक है मैं हार मानता हूं। ऑल राइट, आई गिव इन।
अब बताइए जवाब क्या है। सपोज कि आपसे किसी ने कोई सवाल किया था, आप नहीं बता पाए तो आपने बोला ऑल राइट आई गिव इन। अब बताइए जवाब क्या है। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। आखिरकार मैंने हार मान ली और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। Eventually I gave in and accepted their proposal. Next is wrap up. रैप अप का कई और भी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे रैप अप का मतलब है गर्म कपड़े पहनना। सो इफ यू रैप अप योर सेल्फ दैट मीन्स कि आप गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, कई बार इस तरीके से बोलते हैं आपके पेरेंट्स, बाहर हवा है तो अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहन लो। इट्स विंडी आउटसाइड सो रैप अप वेल। इट्स विंडी आउटसाइड सो रैप अप वेल। नेक्स्ट वन, नोजिया। नोजिया का मतलब होता है मिचली, यानी कि उल्टी सा फील होना, उसे मिचली बोलते हैं इंग्लिश में, नोजिया। मुझे बहुत ज्यादा मिचली आने लगी। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नोजिया। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नोजिया। गोलियों से हल्की मिचली आ सकती है, डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं। द टैबलेट्स कैन कॉज माइल्ड नोजिया। द टैबलेट्स कैन कॉज माइल्ड नोजिया। नेक्स्ट वन इज ऑड। ऑड का मतलब होता है अजीब। यह कहना अजीब था। इट वॉज एन ऑड थिंग टू से। उसके बारे में कुछ तो अजीब था। देयर वॉज समथिंग ऑड अबाउट हिम। देयर वॉज समथिंग ऑड अबाउट हिम। नेक्स्ट इज मेक समबडी डू समथिंग। सो ओवरऑल मैं कहना चाह रही हूँ, मेक डू समथिंग का मतलब होता है करवाना। तो जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं तब आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस है, उसने मुझसे सभी काम करवाए। He made me do all the work. He made me do all the work. Next is sit. Sit का मतलब आपको पता है बैठना, लेकिन sit का एक और भी मतलब है जो कि है बैठाना। तो अगर आपको ये बोलना हो जैसे कि बच्चे को कुर्सी पर बिठा दो, sit the baby on the chair. Sit the baby on the chair. Next is fit. फिट का मतलब होता है ठीक से बैठाना, यानी कि किसी चीज को कहीं पर फिट कर देना। राम ने सीढ़ियां बनाई और उन्हें दीवार पर ठीक से बिठा दिया। तो आप बोलेंगे इसे, राम बिल्ट द लैडर्स एंड फिटेड देम टू द वॉल। राम बिल्ट द लैडर्स एंड फिटेड देम टू द वॉल। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ड, सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब होता है बुला भेजना, मतलब किसी को बुलाना। मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। I've sent for the doctor. I've sent for the doctor. Next is break down. इसका मतलब होता है रो पड़ना। If you break down, that means you start crying. वह रो पड़ी। She broke down. She broke down. Next one is remind. इसका मतलब होता है स्मरण कराना, यानी कि याद दिलाना। आप मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाते हैं। यू रिमाइंड मी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन। यू रिमाइंड मी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, डैंडल। डैंडल का मतलब होता है बच्चे को उछालना। चाहे आप उसे हवा में उछालते हैं हाथों से, या फिर अपने पैरों पे भी, आप घुटनों पे भी उछालते हैं बच्चे को, उसके लिए भी डैंडल यूज कर सकते हैं। वो बच्चे को उछाल रही थी। शी वॉज डैंडलिंग द चाइल्ड। She was dandling the child. Next is caress. Caress का मतलब होता है हाथ फेरना या फिर दुलारना। उसने बच्चे के माथे पर प्यार से हाथ फेरा, यानी कि दुलार किया। She caressed the child's forehead. She caressed the child's forehead. Next is dotage. Dotage का मतलब होता है सठियापा या कह लीजिए बुढ़ापा, यानी कि आफ्टर 60 जो समय आ जाता है उसे आप डोटेज बोलते हैं। क्या इस तरीके से हम अपना बुढ़ापा बिताना चाहते हैं? इज दिस हाउ वी वॉन्ट टू स्पेंड आवर डोटेज? इज दिस हाउ वी वॉन्ट टू स्पेंड आवर डोटेज? आप यहाँ रह सकते हैं और मेरे बुढ़ापे में मेरी देखभाल कर सकते हैं। यू कुड लिव हियर एंड लुक आफ्टर मी इन माई डोटेज। यू कुड लिव हियर एंड लुक आफ्टर मी इन माई डोटेज। नेक्स्ट इज नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा ख्वाब, यानी कि डरावना सपना। दुर्घटना के वर्षों बाद भी मुझे बुरे सपने आते हैं। Years after the accident, I still have nightmares about it. Years after the accident, I still have nightmares about it. Next is let. Let का मतलब होता है होने देना, मतलब कोई काम होने देना या फिर करने देना।
उसने उसे बात करने दी। She let him talk. She let him talk. माँ मुझे मिठाइयाँ खाने नहीं देती। Mom doesn't let me have sweets. Mom doesn't let me have sweets. नेक्स्ट इज अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। मेरे माता पिता मुझे पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देंगे। माई पेरेंट्स वुडंट अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। माई पेरेंट्स वुडंट अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। नेक्स्ट इज गेट इन। इसका मतलब होता है आ पहुंचना। बस कितने बजे आती है? What time does the bus get in? What time does the bus get in? नेक्स्ट इज पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। उसने अपना कोट पहना। ही पुट हिज कोट ऑन। ही पुट हिज कोट ऑन। मैंने उठकर अपने कपड़े पहन लिए। आई गॉट अप एंड पुट ऑन माई क्लोथ्स। आई गॉट अप एंड पुट ऑन माई क्लोथ्स और आई पुट माई क्लोथ्स ऑन। नेक्स्ट इज हैव समथिंग ऑन। तो वहां था पुट समथिंग ऑन, ये है हैव समथिंग ऑन। हैव समथिंग ऑन का मतलब होता है पहने हुए होना। मैंने एक टोपी पहनी हुई थी। आई हैड अ हैट ऑन। आई हैड अ हैट ऑन। नेक्स्ट इज बाथ। इसका मतलब होता है नहलाना। आपको अपने बच्चे को हर रोज नहीं नहलाना है। यू डोंट हैव टू बाथ योर चाइल्ड एवरी डे। सो आप बात को ऐसे भी यूज कर सकते हैं या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं गिव अ बाथ। गिव अ बाथ टू समवन मतलब किसी को नहलाना। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं बच्चे को नहला दो। गिव द बेबी अ बाथ। नेक्स्ट इज हैव गॉट टू। इसका मतलब होता है करना पड़ता है। तो जैसे हैव टू का यूज करते हैं वैसे ही हैव गॉट टू का भी यूज होगा। मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आई गॉट टू वर्क वेरी हार्ड। तो आई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है आई हैव का। नेक्स्ट इज डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब होता है इमला लिखवाना। इमला लिखवाने का मतलब होता है कि जब टीचर क्लास में कुछ बोलता है और आप सुन के लिखते हैं उसे कहा जाता है इमला लिखवाना। इफ यू डिक्टेट समथिंग यू से इट अलाउड फॉर समवन एल्स टू राइट डाउन। मेरे शिक्षक ने हमें एक कविता लिखवाई। माई टीचर डिक्टेटेड अ पोएम टू अस। My teacher dictated a poem to us. Next is obstinate. इसका मतलब होता है जिद्दी, जिसे आप अड़ियल भी बोल सकते हैं। वह अड़ियल है और हार नहीं मानेगी। She is obstinate and will not give up. She is obstinate and will not give up. Next is call. Call का मतलब होता है बुलाना और हम call का ही यूज करते हैं जब हम ये बोलना चाहते हैं नाम से बुलाना। तो अगर मैं बोलूं मेरे दोस्त मुझे कैन नाम से बुलाते हैं तो इसे मैं बोलूंगी माई फ्रेंड्स कॉल मी कैन। माई फ्रेंड्स कॉल मी कैन। नेक्स्ट इज साइलेंस। साइलेंस मीन्स आपको पता है कि सन्नाटा होता है और साइलेंस एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है चुप कराना। उसने चिल्लाकर सबको चुप करा दिया। He silenced everyone by screaming. He silenced everyone by screaming. नेक्स्ट इज चेंज द बेड या फिर चेंज द शीट। ये मैंने यहाँ पे इसलिए ले रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इफ यू से चेंज द बेड इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा का पूरा बिस्तर ही बदल देना। इसका मतलब होता है चादर बदलना। तो अगर कोई कहता है कि बिस्तर बदल दो या चादर बदल दो तो वहां पे सेंस चादर बदलने से होता है। तो यहाँ आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं चेंज द बेड या फिर चेंज द शीट। नेक्स्ट इज अ बैड पैच और अ रफ पैच। इसका मतलब होता है बुरा वक्त यानी कि खराब समय। हमारा बुरा वक्त चल रहा है। वी आर गोइंग थ्रू अ बैड पैच और वी आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच। नेक्स्ट इज कवर। इसका मतलब होता है आड़ लेना। किसी चीज की आड़, किसी के पीछे छिप जाएंगे तो वो आपके लिए कवर का काम करेगा। वे आड़ लेने के लिए दौड़े। दे रैन फॉर कवर। दे रैन फॉर कवर। किसी चीज से बचने के लिए, मान लीजिए आप पेड़ के पीछे जाते हैं या फिर किसी दीवार के पीछे जाते हैं तो वहां आप बोलेंगे दे रैन फॉर कवर। नेक्स्ट इज अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है जी बहलाना यानी कि मन बहलाना। मैं मेरा मन बहलाने के लिए किताबें पढ़ती हूँ। जैसे कि आप बोर ना हो इसके लिए अगर आप कुछ करते हैं तो वो आप मन बहलाते हैं तो वहां आप यूज कीजिए अम्यूज। आई रीड बुक्स टू अम्यूज माई सेल्फ। I read books to amuse myself.
नेक्स्ट इज अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है अनदेखा करना। सो इफ यू अवॉइड समवन दैट मीन्स कि आप उन्हें देख कर भी अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो मुझे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है? इज ही ट्राइंग टू अवॉइड मी? इज ही ट्राइंग टू अवॉइड मी? अगला है टाइटन। टाइटन का मतलब होता है कस देना या फिर कसना। इस नट को कस दो, टाइटन दिस नट, और यू कैन से टाइटन दिस नट अप। तो आप फ्रेजल वर्ब टाइटन अप का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम का मतलब होता है काबू में करना। वे बाढ़ को काबू में करने में असमर्थ दिख रहे हैं। दे सीम अनेबल टू स्टेम द फ्लड। दे सीम अनेबल टू स्टेम द फ्लड। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किचन में यूज होता है नीड। नीड का मतलब होता है गूंथना या फिर मारना। आटा मारते हैं आप, आटा गूंथते हैं, उसके लिए नीड का यूज कीजिए। तो अगर आपको कहना है आटा गूंथ दो तो आप बोलिए नीड द डो। नेक्स्ट इज माइंड। माइंड का मतलब आपको पता है मस्तिष्क यानी कि दिमाग, लेकिन माइंड एज अ वर्ब जब यूज होता है तो उसका मतलब होता है बुरा मानना या फिर बुरा लगना। तो अगर आप किसी से इस तरीके से बोलते हैं कि अकेले रहने में तुम्हें बुरा लगता है, डू यू माइंड बीइंग अलोन? डू यू माइंड बीइंग अलोन? Itch and the second one is scratch. Itch और scratch में फर्क है। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि मैं itching कर रही हूँ, I am itching। तो मैं आपको बता दूं कि itch का मतलब खुजली करना नहीं होता, itch का मतलब होता है खुजली होना, और जो खुजली करने की इंग्लिश है वो है स्क्रैच। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो और कोई गलती आगे से ना करें, इसलिए इसके सेंटेंसेस को समझिए। अगर आपको कहना है मेरे पैरों में खुजली हो रही थी या फिर हो रही है ही आप बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे माई फीट वर इचिंग, और है बोल रहे हैं तो बोलेंगे माई फीट आर इचिंग। तो यहाँ खुजली हो रही है। अब आपको बोलना है मेरे पीठ में खुजली कर दो, तो खुजली करना है यहाँ पे, तो आप क्या यूज करेंगे? स्क्रैच का, और आप बोलेंगे स्क्रैच माई बैक। मान लीजिए पैरों की बात कर रहे हैं कि मैं मेरे पैरों में खुजली कर रही हूं, तो आप बोलेंगे आई एम स्क्रैचिंग माई फीट। तो खुजली करने के लिए स्क्रैच। नेक्स्ट वन इज प्रिक। अब प्रिक का मतलब होता है चुभना या फिर चुभाना। मेरी उंगली में सुई चुभ गई, सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, तो आप प्रिक का यूज करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? आई प्रिक्ड माई फिंगर ऑन अ नीडल। सुई की इंग्लिश होती है नीडल, आपने यूज किया आई प्रिक्ड माई फिंगर। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिक। ट्रिक का मतलब होता है छल करना या फिर चाल चलना। उसने मेरे साथ छल किया है, ही हैज ट्रिक्ड मी। तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज की ट्रिक्ड। नेक्स्ट इज वॉबल। वॉबल का मतलब होता है लड़खड़ाना या फिर डगमगाना। मेज डगमगा रहा है, द टेबल इज वॉबलिंग, द टेबल इज वॉबलिंग। नेक्स्ट इज मिस स्पेल। मिस स्पेल का मतलब होता है स्पेलिंग गलत लिखना। जब आप किसी के नाम की या कुछ भी लिख रहे हैं उसमें गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, तब आप इसका यूज करेंगे। सेंटेंस है तुमने उसका नाम गलत लिखा था, मतलब कि तुमने उसके नाम की स्पेलिंग गलत लिखी थी। You misspelled her name। तो आपने मिस स्पेल की सेकेंड फॉर्म यूज की। नेक्स्ट इज पैट। पैट का मतलब होता है थपथपाना या थपकी देना। आप कई बार सुनते होंगे मेरी पीठ थपथपाओ या फिर उसकी पीठ थपथपाओ, यानी कि शाबाशी देना। पापा ने मेरी पीठ थपथपाई, डैड पैटेड माई बैक। नेक्स्ट इज उसकी पीठ थपथपाओ, पैट हिज बैक। ध्यान दीजिएगा इस चीज का, पैट के डायरेक्टली बाद ये आया पैट हिज बैक। अगर आपको ये बोलना है उसकी पीठ पर थपथपाओ, तो आप कैसे बोलेंगे? पैट हिम ऑन द बैक। तो अगर आप पैट के बाद डायरेक्टली ये यूज करते हैं ना, जैसे हिम, हर, तो आप ऑन का यूज करेंगे, पैट हिम ऑन द बैक। इसी सेंटेंस को अगर इस तरीके से बनाना हो तो हम बोलेंगे डैड पैटेड मी ऑन द बैक। तो यहाँ पे मी लग जाएगा और फिर ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट इज पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। जब आप थोड़ी सी जगह से कहीं झांकते हैं उसके लिए, अंदर मत झांको, डोंट पीप इन। अजार। अजार का मतलब होता है अध खुला, स्लाइटली ओपन, थोड़ा सा खुला हुआ। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है, द डोर इज अजार। या फिर आप इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं, द डोर इज स्लाइटली ओपन। तो ये वर्ड भी आप यूज करें, अच्छा लगता है।
नेक्स्ट इज लैच। लैच का मतलब होता है कुंडी लगाना। वैसे मैं बता दूं कि लैच का मतलब कुंडी भी होता है, यानी कि लैच एक नाउन भी और एक वर्ब भी। यहाँ एज अ वर्ब यूज करेंगे, दरवाजे की कुंडी लगा दो, लैच द डोर, यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट इज आई। आई मीन्स आपको पता है आंख होता है, यहाँ आई एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसका मतलब होता है नजर रखना। वह मुझ पर नजर रख रही है। She is eyeing me, किसी पर नजर रखना, उसके लिए आप इसे यूज कीजिए। नेक्स्ट इज BOAST, बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना। सेंटेंस है वह हमेशा डींगे हाँकता रहता है। He is always boasting, तो क्योंकि हमेशा का जिक्र हुआ है इसलिए ऑलवेज लगा दिया हमने, he is always boasting। नेक्स्ट इज जिंगल। जिंगल का मतलब होता है खनकाना। आपने सुन भी रखा होगा जिंगल बेल्स, तो वहां पे उसी के लिए यूज हुआ है खनकाना। वह चाबियां खनका रही थी। She was jingling the keys, तो जैसे आपके हाथ में कॉइन्स है वो भी खनकते हैं, तो उसके लिए भी आप जिंगल बोल सकते हैं, जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स। तो इस तरीके से आपने यूज किया जिंगल का और आपने सीखे 13 वर्ड्स। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और हम सीखेंगे कुछ और वर्ड्स, तो वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस, अब कुछ और न्यू वर्ड्स। तो अब जो आप सीखने वाले हैं वो है बल्क। बल्क का मतलब होता है थोक, यानी कि इकट्ठा। जब एक साथ कई सामान की बात करें तो आप बल्क बोल सकते हैं। क्या मैं थोक में यानी कि इकट्ठे ले सकती हूँ, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैन आई बाय इन बल्क। ठीक है, अगला है स्टार साइन। इसका मतलब होता है राशि। आपकी राशि क्या है? व्हाट स्टार साइन आर यू? है इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम। अब ये मैंगो वाला आम नहीं है, इसका मतलब होता है साधारण। तो जैसे आम जनता कहते हैं ना, मैं एक आम व्यक्ति हूं, तो उसे आप बोलेंगे इंग्लिश में आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन। एम का यूज किया हमने क्योंकि ये वोवेल साउंड से शुरू हुआ है, ऑर्डिनरी पर्सन। नेक्स्ट इज अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा या फिर खड़ा। कोई चीज आप सीधी करके रखते हैं तो आप वहां अपराइट का यूज करेंगे। मान लीजिए आप किसी से कहते हैं इसे सीधा रखना या फिर इसे खड़ा रखना, कीप इट अपराइट। जैसे कोई बॉटल है, कोई स्टिक है, तो आप कहते हैं ना कि इसे सीधा रखना। नेक्स्ट इज वेल। वेल का मतलब होता है ऊंची आवाज में रोना, स्पेशली जब कोई बोल बोल के रोता है ना, चिल्लाते हुए, कोई दर्द हो रहा है तो उस चीज को बोल के। जैसे सेंटेंस से बच्चा जोर जोर से रो रहा था। मान लीजिए वो ये कह रहा था मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा था, तो इसे बोलेंगे द चाइल्ड वॉज वेलिंग। द चाइल्ड वॉज वेलिंग, माई हैंड हर्ट्स, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट इज ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है कराहने की आवाज। मुझे किसी के कराहने की आवाज आ रही है, जब दर्द से कोई कराहता रहता है उसके लिए। आई हियर द ग्रोन्स ऑफ समवन, तो यहाँ पे हमने ग्रोन्स यूज किया। अब ये ग्रोन क्या है? नाउन है, कराहने की आवाज की बात कर रहे हैं। ग्रोन एज अ वर्ब भी यूज होता है जिसका मतलब होता है कराहना। वह दर्द से कराह रहा है। ही इज ग्रोनिंग विथ पेन। ही इज ग्रोनिंग विथ पेन, तो यहाँ ग्रोन एज अ वर्ब हमने यूज किया है। नेक्स्ट इज वेव। वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना या फिर लहराना। तो जैसे आप किसी को जब बाय बोलते हैं तो आप मुंह से बोलते हैं और हाथ से वेव करते हैं, यानी कि हिलाते हैं हाथों को। तो अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि पापा को अलविदा बोलो, तो आप बोलेंगे से गुड बाय टू डैड। लेकिन अगर आपको कहना है कि पापा को अलविदा करो, मान लीजिए वो दूर है और आपको सिर्फ हाथ हिलाना है, तो आप वेव का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप दो तरीके से बोल सकते हैं, वेव डैड गुड बाय या फिर वेव गुड बाय टू डैड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाटर। अब वाटर का मतलब आपको पता है पानी, लेकिन यहाँ मैंने वाटर एज अ वर्ब लिया है और इसका मतलब होता है पानी डालना या पानी देना। स्पेशली जैसे पौधों को पानी देना, जानवरों को पीने के लिए पानी देते हैं, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। पौधों में पानी डाल दो, वाटर द प्लांट्स। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर ही आपने बोल दिया, इसका मतलब हो गया कि पौधों को पानी दे दो या पौधों में पानी डाल दो। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देकर समझाना। जैसे मैं आपको जो भी चीजें बता रही हूँ उदाहरण देकर बता रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इलस्ट्रेट कर रही हूँ। कृपया अपनी बात को उदाहरण देकर समझाएं, मतलब कृपया अपनी बात को और अच्छे से समझाएं।
तो यहाँ पे आप बोलिए प्लीज इलस्ट्रेट योर पॉइंट। तो अपनी बात के लिए आपने योर पॉइंट का यूज किया। प्लीज की जगह आप काइंडली भी बोल सकते हो और बोल सकते हैं काइंडली इलस्ट्रेट योर पॉइंट। बफ, BUFF, बफ, इसका मतलब होता है किसी विषय का जानकार या फिर शौकीन व्यक्ति। शौकीन का मतलब भी हो गया कि अगर किसी को किसी चीज में शौक है तो वो उस बारे में बहुत कुछ जानता है। तो बफ आप ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं जिसको किसी विषय की पर्टिकुलर ज्यादा जानकारी हो, जैसे कि अ फिल्म बफ जिसे फिल्म्स के बारे में पता हो, अ कंप्यूटर बफ जिसे कि कंप्यूटर के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो। तो सेंटेंस लेते हैं, मैं कभी भी फिल्मों की बहुत शौकीन नहीं थी। आई वॉज नेवर रियली अ फिल्म बफ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज न्यूबी। न्यूबी का मतलब होता है नौसिखिया, जिसने अभी हाल ही में कोई काम या नौकरी शुरू किया हो। आप कह सकते हैं न्यूबी को एक बिगिनर भी। तो जब कोई किसी फर्म में नया नया काम शुरू करता है तो उसे आप न्यूबी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी फर्म में काम करना शुरू करते हैं, कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप कहते हैं मैं यहाँ नई आई हूँ या मैं यहाँ नया आया हूँ। आई एम न्यूबी हियर, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, आई एम न्यूबी हियर। ये प्रोग्राम इस्तेमाल करने में आसान है नए लोगों के लिए भी। तो इसे आप कैसे बोलेंगे, दिस प्रोग्राम, या फिर आप ध्यान दीजिए कि प्रोग्राम की दो स्पेलिंग्स होती हैं, दोनों ही सही हैं। फर्क है अमेरिकन और ब्रिटिश का। अमेरिकन इंग्लिश में ये प्रोग्राम चलता है, ब्रिटिश में ये। दिस प्रोग्राम इज सिंपल टू यूज इवन फॉर न्यूबीज। तो जो नए आए हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वर्ड इज जिटरी। जिटरी का मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर बेचैन। इसको लेकर बेचैन मत हो, डोंट फील जिटरी अबाउट इट। इजी है ना। नेक्स्ट इज इट वॉज प्रोबेबली द टेंशन दैट मेड हिम जिटरी। इसका मतलब है कि संभवतः ये वो चिंता ही थी जिसने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। तो दैट मेड हिम जिटरी। तो इस तरीके से आप जिटरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज गेट ओवर। इसका मतलब होता है पूरा करना या फिर पूरा होना भी आप बोल सकते हैं। कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया, या कॉलेज पूरा होने के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। आफ्टर माई कॉलेज गॉट ओवर आई स्टार्टेड वर्किंग। तो यहाँ पे गेट के लिए आपने सेकेंड फॉर्म यूज की गॉट ओवर। नेक्स्ट वर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, अस्वेज। इसे आप प्रोनाउंस करेंगे अस्वेज। इसका मतलब होता है कम करना या धीमा करना। किस चीज को, टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग। अनप्लेजेंट जो कि सुख वाली नहीं होती, दुखद कोई ऐसी भावना है जो अच्छा नहीं लगता, ऐसी भावना को कम करने के लिए आप यूज करते हैं अस्वेज। कुछ भी उसके अपराध बोध को कम नहीं कर सका। अपराध बोध को क्या बोलेंगे, गिल्ट। नथिंग कुड अस्वेज हिज गिल्ट। तो नथिंग कुड अस्वेज हिज गिल्ट। नेक्स्ट इज इसने मेरे दर्द को कुछ कम कर दिया। दिस अस्वेज्ड सम ऑफ माई पेन। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अनप्लेजेंट फीलिंग को अगर लेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसके लिए आप अस्वेज का यूज करेंगे। नाउ नंबर 6 इज वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। तो जब भी आप कोई चीज एक बार करते हैं, इसका जिक्र करते हैं, तो आप इसे यूज करें, मैं उसे एक बार मिली हूं। आई हैव मेट हिम वंस। मैं उसे दिन में एक बार फोन करती हूँ। आई कॉल हिम वंस अ डे। वंस अ डे मतलब दिन में एक बार। मैं 2 दिन में एक बार चाय पीती हूँ। आई ड्रिंक टी वंस इन 2 days, मतलब 2 दिन में एक बार। नेक्स्ट इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। तो इसे आप 2 times भी लिख सकते हैं। वो मुझे दिन में 2 बार मिलने आती है। शी विजिट्स मी ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार। मैं हफ्ते में 2 बार फुटबॉल खेलती हूँ। आई प्ले फुटबॉल ट्वाइस अ वीक। हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस अ वीक। महीने में 2 बार बोलना है, ट्वाइस अ मंथ। तो इस तरीके से आप साल में 2 बार बोलना है तो बोल सकते हैं ट्वाइस अ ईयर। ठीक है। नेक्स्ट इज थ्राइस।
थ्राइस का मतलब होता है 3 बार, तो इसे आप 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, तो आप ये भी बोल सकते थे यहाँ पे आई प्ले फुटबॉल 2 टाइम्स अ वीक। ठीक है, अब यहाँ 3 टाइम्स या फिर थ्राइस का यूज करेंगे। मैं दिन में 3 बार खाना खाती हूँ। आई हैव फूड थ्राइस अ डे या फिर आई हैव फूड 3 टाइम्स अ डे। वह महीने में 3 बार शॉपिंग करने जाती है। शी गोज शॉपिंग थ्राइस अ मंथ या फिर 3 टाइम्स अ मंथ। अब देखिए अगला क्या है, FOURC फोर्स डजंट मीन एनीथिंग। तो गाइज इसे मैंने इसलिए यहाँ लिख रखा है कि आप अगर ये सोचे कि जब ट्वाइस हो सकता है, थ्राइस हो सकता है, तो फोर्स भी हो सकता हो, फाइव्स भी हो सकता हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ के लिए 1 2 3 के लिए आप वंस ट्वाइस थ्राइस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको, ये पहली बात बता दूं गलत है, अगर आपको 4 बार बोलना हो, 5 बार बोलना हो, 6 बार बोलना हो, तो आप बोलेंगे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट है कॉर्डियली। कॉर्डियली का मतलब होता है हार्दिक रूप से, यानी कि दिल से। मैं हार्दिक रूप से आपको अपनी शादी समारोह में आमंत्रित करता हूँ। आई कॉर्डियली इनवाइट यू टू माई वेडिंग सेरेमनी। तो कॉर्डियली इनवाइट यू, इस तरीके से आप इसे यूज करें। नेक्स्ट इज ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है ऊटपटांग, बेढंगा, हंसने योग्य। ठीक है, ये बहुत ही बेढंगा सुझाव है। दिस इज अ ल्यूडिक्रस सजेशन। ध्यान दीजिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन पे, इसे सजेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये TION शन नहीं, चन पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सजेशन। सजेशन जैसा कि मैंने बताया, इसे हम इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे सजेशन। इसका मतलब होता है सुझाव या फिर सलाह। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? डू यू हैव एनी सजेशंस? ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज कल्टिवेट। कल्टिवेट का मतलब होता है खेती करना, कोई फसल उगाना या फसल उपजाना। वह अपनी जमीन पर भुट्टो की खेती करता है। He cultivates corn on his land. So he cultivates. Next is elderly. Elderly का मतलब होता है बुजुर्ग। एक बुजुर्ग दंपति यानी कि जोड़ा, एक बुजुर्ग जोड़ा बगल वाले घर में रहता है। An elderly couple, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्योंकि ये ए साउंड से शुरू हुआ है ना, ई साउंड से, इसलिए यहाँ पे एन आया। तो an elderly couple live next door या फिर lives भी बोल सकते हैं। तो क्या है कि कपल को सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसे सिंगुलर मानते हैं कपल को, इसलिए लिव्स यूज करेंगे, और ब्रिटिश इंग्लिश में कपल को प्लूरल मानते हैं, इसलिए लिव यूज करेंगे। तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट इज चिट चैट। चिट चैट का मतलब होता है गपशप, बातचीत, एंड इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन। जो कैजुअल बातें होती है ना, उसे आप चिट चैट बोल सकते हैं। तो ये नाउन भी है, वर्ब भी है। कोई आपसे पूछे कि क्या हो रहा है, तो आप बोलो बस ऐसे ही हम बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पे बातचीत कर रहे थे एज अ वर्ब यूज करेंगे, बोलेंगे वी वर जस्ट चिट चैटिंग। ठीक है, और जब एज अ नाउन यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, इट वॉज जस्ट चिट चैट। ये बस बातचीत थी, इट वॉज जस्ट चिट चैट। नेक्स्ट इज पेल मेल। इसका मतलब होता है तितर बितर या फिर हड़बड़ी में। जब हड़बड़ी में आप कोई काम करते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि अलार्म की आवाज पर लोग हड़बड़ी में दरवाजों की तरफ भागे। एट द साउंड ऑफ द अलार्म बेल पीपल रैन pell-mell for the doors। तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज फार फ्लंग। इसका मतलब होता है दूर दराज, सुदूर जिसे आप कहते हैं ना, जहाँ आप रहते हैं वहां से दूर के एरिया के लिए आप यूज करते हैं फार फ्लंग। वह दूर दराज के इलाकों में सामान बेचता है। He sells products in far flung areas। तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। कई बार आप इस तरीके से बोलते हैं, मुझे इसमें मत घसीटो। तो इसे आप इंग्लिश में बोलिए, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको बोलना है कुर्सी को घसीटने की बजाय उठा लो, घसीटने यानी कि खींचते हुए लाना। पिक द चेयर अप इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग इट। ठीक है, पिक द चेयर अप इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग इट। तो ड्रैग का आप यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेटिव।
इसका मतलब होता है अंतिम, मतलब जिसे बदला न जा सके, जैसे कहते हैं ना फाइनल डिसीजन, फाइनल आंसर, तो उसके लिए आप डिफिनिटिव का यूज कर सकते हैं। कोई भी अंतिम जवाब लेकर नहीं आया। No one has come up with a definitive answer, मतलब भी कोई भी ऐसा जवाब लेकर नहीं आया जिसे हम फाइनल माने, जिसे हम ना बदलें। इस सेंस में ये यूज हुआ है। नेक्स्ट इज वर्सेटाइल या फिर वर्सेटल। देखिए दो प्रोनाउंसिएशंस हैं, यूके यानी ब्रिटिश इंग्लिश में वर्सेटाइल एंड यूएस यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में वर्सेटल। इसका मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति। तो जैसा कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते हैं, और आलिया भट्ट बहुमुखी प्रतिभा वाली कलाकार हैं, वो नाचना, गाना और अभिनय भी कर सकती हैं। तो क्या है कि जिसके अंदर कई सारी क्वालिटीज होती हैं, उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, जो कई चीजें कर सकता हो। आलिया भट्ट इज अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, शी कैन डांस, सिंग एंड एक्ट। तो वो गाना भी गा लेती हैं, डांस भी कर लेती हैं, साथ ही साथ अभिनय भी कर लेती हैं, इसलिए इन्हें वर्सेटाइल एक्ट्रेस बोला जा सकता है। अब इसी पे ये है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी इसे प्रोनाउंस करेंगे, इसका मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं या बहुत सारी खूबियां हैं, इस तरीके से आप कई बार बोलते हैं, या तो आप इस तरीके से बोलते हैं कि वो बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो इसे आप बोलिए ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वर्सेटिलिटी। ऑलराइट गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज आपने इस लेसन में काफ़ी कुछ सीखा हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी वर्ड आपको अच्छा लगा हो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे वैसे ही और वर्ड्स आपके लिए लेकर आ सकूँ। We'll meet you soon with some more word meanings. Till then, keep learning and keep smiling. Bye-bye.